प्यारे बच्चों, हमने 7th में हिमालय की बेटियां पार्ट 3 का भाग फर्स्ट पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे भाग सेकंड। चलो शुरू करते हैं। जिन्होंने मैदानों में ही इन नदियों को देखा होगा, उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। माँ बाप की गोद में नंग धड़ंग होकर खेलने वाली इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले न हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ, वह रूप कि हिमालय को ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। जिन लोगों ने इन नदियों को खाली मैदानी भागों में देखा, पहाड़ी भागों में नहीं देखा, तो वो शायद इस बूढ़े हिमालय की गोद में किस प्रकार से ये बच्चियां बनकर खेलती हैं नदियाँ, उन्होंने इसका अनुमान नहीं लगाया होगा, क्योंकि जो इन चीज़ों से दोनों पहाड़ में और मैदानी भागों में दोनों रहे होंगे, उन्होंने इसका स्वरूप देखा होगा। ऐसा उनका मानना है कि ये किस प्रकार से हिमालय की गोद में खेलती हैं, वो मैदानी भागों में रहने वाले इसका अनुमान नहीं लगा सकते। ये कालिदास के विरही यक्ष ने अपने मेघदूत में कहा था, वेत्रवती यानी बेतवा नदी को प्रेम का प्रतिदान देते जाना, तुम्हारी वह प्रेयसी तुम्हें पाकर अवश्य ही प्रसन्न होगी। यह बात इन चंचल नदियों को देखकर मुझे अचानक याद आ गई और सोचा कि शायद उस महाकवि को भी नदियों का सचेतन रूपक पसंद था। दरअसल जो भी कोई नदियों को पहाड़ी घाटियों और समतल आंगनों के मैदानों में जुदा जुदा शक्लों में देखेगा, वह इसी नतीजे पर पहुंचेगा। जो इसमें कवि ने कहा है कि जो कालिदास की विरही यक्ष यानी मेघदूत में जो कहा गया था, उसमें इस नदी को बेतवा नदी यानी प्रेम का प्रतिदान देते हुए उन्होंने इसको प्रेयसी का रूप दिया। उन्होंने कहा कि यह चंचल नदियों को देखकर अचानक उनको ऐसा मालूम हुआ कि इन महाकवि ने नदियों का सचेतन रूप यानी उसका जो रूप है उनको बहुत पसंद आया। दरअसल कोई भी नदी पहाड़ी घाटियों का समतल मैदानों में आंगनों के जुदा जुदा यानी अलग अलग शक्लों में देखेगा, अलग अलग उनको दिखेगा, इसी नतीजे पर वह पहुंचता है। काका कालेलकर ने नदियों को लोक माता कहा है, किंतु माता बनने से पहले यदि हम इन्हें बेटियों के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। और थोड़ा आगे चलिए, इन्हीं में अगर हम प्रेयसी की भावना करें तो कैसा रहेगा। ममता का यह एक और भी धागा है जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है। एक दिन मेरी भी ऐसी भावना हुई थी। जो लिंग तिब्बत की बात है, मन उचट गया था, तबीयत ढीली थी, सतलज के किनारे जाकर बैठ गया। दोपहर का समय था, पैर लटका दिए पानी में, थोड़ी ही देर में उस प्रगतिशील जल ने असर डाला, तन और मन ताज़ा हो गया, तो लगा मैं गुनगुनाने। काका कालेलकर जो नदियों को उन्होंने किसका रूप दिया है, लोक माता का रूप दिया। लेकिन माता बनने से पहले उन्होंने कवि ने यह कहा है कि इनको बेटियों का रूप यानी बेटी के रूप में देख लें तो क्या हर्ज है। क्योंकि इन्हीं के आगे उन्होंने इसको प्रेयसी की भावना इनके अंदर देखी। माता और धागा है और जिसे हम इनके साथ जोड़ सकते हैं। माता एक ममता स्वरूपी है जिन्हें हम एक धागे के रूप में जोड़ सकते हैं। लेकिन बहन का स्थान इन कवियों ने इन नदियों को दिया है। क्योंकि जब वो उस नदी के किनारे बैठे, जब उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, मन उचट हो गया था यानी भटक रहा था, तब वो उनकी तबीयत ढीली हो गई थी यानी तबीयत खराब हो गई थी, तो वो सतलज नदी के किनारे जाकर बैठ गए और उन्होंने अपने पैर पानी में डुबा दिए। जब उन्होंने पैर पानी में डुबाए तो उन्हें एक शीतल बहुत आनंद का अनुभव हुआ। तो उनको लगा कि क्यों ना हम नदी को माँ बनने से पहले, प्रेयसी बनने से पहले एक बहन का रूप भी दे सकते हैं। क्योंकि बहन जब वो नदी में जाकर बैठे तो उनको बड़ा आनंद का अनुभव हुआ कि जैसे वो अपनी बहन के पास बैठे हों। तो कवि यह गीत गुनगुनाने लगे। जय हो सतलज बहन तुम्हारी, लीला अचरज बहन तुम्हारी, हुआ मुदित मन हटा खुमारी, जाऊं मैं तुम पर बलिहारी।
तुम बेटी यह बाप हिमालय, चिंतित पर चुपचाप हिमालय, प्रकृति नटी के चित्रित पट पर अनुपम अद्भुत छाप हिमालय, जय हो सतलज बहन तुम्हारी। वो इस प्रकार से गीत गुनगुनाने लगते हैं कि उनके मन में अपना आप एक भाव जागृत होता है। यह इस पाठ के प्रश्न नंबर 3 और 4 आप करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, काका कालेलकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हिमालय की यात्रा में लेखक ने किन किन की प्रशंसा की है।